चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जल्दी से एक बार क्लास के साथ जुड़ेंगे ताकि आज की इस कक्षा की हम शुरुआत कर सके। और जैसा कि मैं यहां पर देख पा रहा हूं, हम लोग लास्ट टाइम क्या क्या पढ़ रहे थे, ये बताओ जरा एक बार। लास्ट टाइम हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स की कक्षा में क्या पढ़ रहे थे? तो विनय सर क्या पढ़ा रहे थे आप? तो विनय सर आपको पढ़ा रहे थे, आज 28 तारीख है और आप सबको पता है कि हम जुड़ चुके हैं आज की इस कक्षा के साथ में। और आप सभी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आज 28 तारीख है और आप सभी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पूंजी बाजार क्रम पढ़ रहे थे, उपकरण इसके पढ़े थे, प्राथमिक बाजार, द्वितीयक बाजार, सेबी क्या होता है, कार्य क्या है इसके, भेदिया व्यापार, बुल बियर, डीमेट अकाउंट, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, बीएसई, एनएसई, ये सब कुछ तो पढ़ लिया था हमने। एनएसई भी तो पढ़ लिया था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बस इसके आगे थोड़ा बहुत पढ़ना और क्या करना है। चलो इसके आगे की मैं चर्चा करता हूं। अब देखो, मैंने आपको एक बात और बता दूं, ये जो है ना, ये मैंने आपको लिखवाए थे इसके टूल्स। जैसे मैंने आपको ये टूल्स लिखवाए थे, शेयर होता है, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, डिबेंचर, ये सब क्या होता है। इसके अलावा मैंने आपको यहां पर एक और टूल्स बताए थे, प्राइमरी मार्केट के भी टूल्स बताए थे। देखो, प्राइमरी मार्केट, सॉरी, मनी मार्केट के भी कुछ टूल्स बताए थे मैंने आपको, है ना। ये सब मैं आपको कराऊंगा और एक मैं टॉपिक लूंगा। देखो, एसएससी जीडी और यूपी पुलिस यूपीएसआई दोनों में लगभग पैरेलल क्लास चल रही, लेकिन फिर भी मैं शाम को 5 बजे एसएससी जीडी अलग से पढ़ाता हूं और यूपी पुलिस अलग से पढ़ाता हूं। इसीलिए अलग अलग पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि एसएससी जीडी और यूपी पुलिस और यूपीएसआई में लेवल में अंतर है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एसएससी जीडी में नहीं आते लेकिन यूपी पुलिस और यूपीएसआई में आते हैं। जैसे एक टॉपिक है आर्थिक सिद्धांत, है ना। तो इकोनॉमिक सिद्धांत जो है, जैसे मांग का नियम क्या है ना, लागत का नियम क्या है, अधिकतम संतुष्टि क्या है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, उनको मैं करवाऊंगा। तो उसके लिए आप चिंता मत करना। इसके अलावा कुछ आर्थिक शब्दावली भी कराऊंगा, जैसे कि ये म्यूचुअल फंड क्या होता है ना, जैसे कि ये टी बिल क्या होता है, ट्रेजरी बिल जिसे आप बोलते हैं। तो इनको मैं आर्थिक शब्दावली वाले चैप्टर में कंप्लीट करूंगा, यहां पर नहीं करूंगा। कारण इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि जब अगर मैं यहीं पर इसको क्लियर करते हुए निकलूंगा, सुनना मेरी बात को, तो बाकी जो चैप्टर है आर्थिक शब्दावली, उसमें हम क्या करेंगे। तो आप चिंता मत करना, ये सब वहां पर होगा। ओके, चलो भाई, आ गई बात समझ में आप लोगों को। तो या आप बोलोगे तो मैं यहीं करवा दूंगा, ऐसा क्या है, यहीं करवा देंगे, चलो छोड़ो, यहीं करवा देंगे, है ना। करवाना तो ऐसा ही मुझे। आओ जरा, मैं अभी सबसे पहले बात करता हूं मेरे साथियों शेयर मार्केट की। तो शेयर मार्केट, अब विश्व के कुछ शेयर बाजार है हमारे पास में। वो कौन कौन से शेयर बाजार विश्व के हैं, तो एक लिस्ट है मेरे पास। मैं चाहता तो कल भी करा देता, लेकिन नहीं, मैंने कहा कि ये दिल की मानता नहीं, खुल जा भाई, है ना। मानता नहीं क्या, मानना ही पड़ेगा। देखो यहां पर ये विश्व के कुछ प्रमुख शेयर बाजार है और उनके सूचकांक कौन कौन से, परीक्षा में आता है यहां से सवाल। जैसे कि कैसे सवाल आता है सर, तो मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे सवाल आता है ना। कैसे कैसे सवाल आ जाएगा, तो सवाल ये आ सकता है मेरे दोस्त, और आएगा ही। क्या आएगा, सुनना, सवाल ये आएगा कि बताइए नासडाक जो ये नासडाक लिखा हुआ है ना, नासडाक शेयर सूचकांक जो है या नासडाक इंडेक्स जो है वो किस देश का है। नासडाक, NASDAQ, नासडाक बोलते हैं। तो ये नासडाक है अमेरिका का। तो अमेरिका शेयर बाजार जो है वहां का सूचकांक क्या है, नासडाक है। जैसे भारत का जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसका सेंसेक्स है। जैसे आपका एक और है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसका निफ्टी 50 है। वैसे ही मेरे साथियों आपको मैं एक बात और बता दूं यहां पर कि जो अमेरिका का शेयर सूचकांक है उसका नाम है नासडाक। जर्मनी के शेयर सूचकांक का नाम क्या है, तो फ्रैंकफर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रैंकफर्ट, या डी जोन्स नहीं बोलते हैं, मिड डेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिड डेक्स। तो फ्रैंकफर्ट या आपका मिड डेक्स, ये कहां का सूचकांक है, तो बोले सर ये सूचकांक जर्मनी का है। कहां का सूचकांक है, ये जर्मनी का सूचकांक है ना। बहुत बढ़िया, जर्मनी का सूचकांक है। अगला है बोवेस्पा। ये बोवेस्पा मेरे साथियों ब्राजील का है। तो बोवेस्पा, और ये बोवेस्पा कहां का है, ये ब्राजील का। तो ब्राजील का क्या है मेरे साथियों, बोवेस्पा है। ब्राजील का क्या है, बोवेस्पा है। सर बोर्ड कट रहा है, कहां से कट रहा है भाई बोर्ड। बोवेस्पा कहां का है, ब्राजील का है ना। फिर मेरे साथियों मिबटेल, देखो इसमें भी ट और इटली में भी ट। तो मिबटेल कहां का है, इटली का है। चलो मुझे बताओ बोवेस्पा कहां से है,
तो ब से बोवेस्पा, ब से ब्राजील। मिडडेक्स कहां से? जर्मनी से, है ना। फ्रैंकफर्ट कहां का है? जर्मनी से। मिप्टेल, ट आया, ट ट, इटली, इटली, मिप्टेल इटली, मिप्टेल इटली। आ गई बात समझ में। इसके अलावा अगर पूछा जाए शंघाई कौम, शंघाई, शंघाई शहर कहां का है? तो याद रखना ये चाइना का है, तो ये चीन का है। शंघाई कौम जो है वो कहां का है? ये चीन का है, चीन का। कहां का है? चीन का, है ना, चीन का है, चीन का। ओके, ये चीन का है मेरे दोस्तों। शंघाई जो है ये कहां का? ये चाइना का, चाइना का। कहां का है? ये चाइना का, चाइना का। तो शंघाई जो है, शंघाई कौम, ये कहां का है? चाइना का। मिप्टेल कहां का है? मिप्टेल मेरे साथियों इटली का है। फ्रैंकफर्ट कहां का है? जर्मनी का। मिडडेक्स कहां का है? जर्मनी का। सेंसेक्स कहां का है? भारत का है, बॉम्बे का। निफ्टी कहां का है? भारत का है, बॉम्बे का। बहुत बढ़िया। चलो, मैंने सबसे ऊपर लिखवाया, आंख बंद करो मेरे सामने, आंख बंद करो और याद रखो, नासडाक कहां का है? नासडाक, नासडाक अमेरिका का है। नासडाक, डी ए क्यू, ए से अमेरिका याद रख लेना है। फ्रैंकफर्ट जर्मनी, मिडडेक्स जर्मनी, बोवेस्पा ब्राजील। ठीक है, चलो अगली बात मेरे साथियों, शंघाई कौम ये चाइना का। सेट, एस ई टी बोलते हैं इसको, सेट, सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ थाईलैंड बोलते हैं इसको, सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ थाईलैंड, सेट, ये थाईलैंड का है। तो एस ई टी, सेट, सेट कहां का है? थाईलैंड का है। सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ थाईलैंड आप इसे बोलते हैं। हाँ ये लिखना है। निक्की कहां का है? निक्की, निक्की टोक्यो का है। निक्की, ओ निक्की, निक्की बेटा, निक्की, तो निक्की कहां की है? टोक्यो की है। निक्की को मत टोको, क्या बोल रहे हैं? निक्की को मत टोको। क्यों मत टोको? क्योंकि निक्की स्वतंत्र है, निक्की को करने दो जो कर रही है वो। तो निक्की, नी से निक्की, निक्की को मत टोको, टो से क्या होगा? टोक्यो। डी जॉन्स, मैंने बोला था ना डी जॉन्स, ये भी न्यूयॉर्क का है। न्यूयॉर्क मतलब क्या है? अमेरिका, न्यूयॉर्क। डी जॉन्स, डी जॉन्स, न्यू, देखो जॉन्स में ना आ रहा है आधा, तो ना से याद रखना न्यूयॉर्क, डी जॉन्स, न्यूयॉर्क। नासडाक, डाक, डी ए ए ए ए ए फॉर अमेरिका। न्यू, डी जॉन्स, ना से न्यूयॉर्क। आगे बात समझ में। और निक्की को मत टोको, निक्की को मत टोको। कॉस्पी, कॉस्पी, क से कॉस्पी, क से कोरिया। देखो, ब से बोवेस्पा, ब से ब्राजील, क से कॉस्पी, क से कोरिया। सेंसेक्स अभी लिखवाया था, इंडिया का, मुंबई का। अरे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का क्या है? सेंसेक्स का है ना। हांगसेंग, ये हांगकांग का होगा। हांगसेंग कहां का है? नाम से स्पष्ट है, हांगकांग का। तेन, तेन ताइवान का, त से तेन, त से ताइवान। मिप्टेल, ट ट ट, इटली। नासडाक अमेरिका। फ्रैंकफर्ट जर्मनी। मिडडेक्स जर्मनी। डी जॉन्स, ना न्यूयॉर्क। बोवेस्पा, ब से ब्राजील। सेट, एस ई टी, सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ थाईलैंड। ठीक है, आ गई बात समझ में मेरे साथियों? तो ये बात आपको याद रखना है। सी एन एक्स, निफ्टी, 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 सी एन एक्स लिखा हुआ है, सी एन एक्स, सी एन एक्स निफ्टी। तो निफ्टी में याद रखना, खाली निफ्टी पूछे तो बॉम्बे, और अगर सी एन एक्स पूछे तो दिल्ली। ओके, आ गई बात समझ में? प्रज्ञान बेच बाय करना पड़ेगा। क्यों, क्यों करना है आपको बाय? बाय मुझे ये बात बताओ, जब आपने एक बार पढ़ लिया तो फिर बाय क्यों करना है उसको, है ना? ओके, तो मदन गोपाल जी, ये विश्व के प्रमुख शेयर बाजार है जो मार साहब ने आपको बताए हैं। किसने बताए हैं? मार साहब ने बताए, मार साहब ने। ओके, चलो बताओ, कोई दिक्कत? बताओ भाई, बताओ 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 बताओ। अब देखो, मैं आपको यहां पर एक बात बताना चाह रहा हूं, और वो बात है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की, है ना। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, उसके बाद में जीएसटी की शुरुआत करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग के पहले ये पढ़ लो यार, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। मुद्रा बाजार के उपकरण, मुद्रा बाजार के उपकरण, मुद्रा बाजार के उपकरण, मुद्रा बाजार, टूल्स ऑफ मनी मार्केट, टूल्स ऑफ मनी मार्केट, या इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट।
इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। देखो इसमें मैंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आपको बताए थे। जैसे एक मैंने आपको बताया था इसके अंदर मेरे साथियों, ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, ये सब बताए थे ना। ओके, फ्री मिलेगा, हाँ आपको तो फ्री मिलेगा ना। तो वही तो मैं बोलना चाह रहा हूं, आपको तो फ्री मिलेगा प्रज्ञान बैच। और फिर करना भी क्या है आपको लेके, ये बताओ सबसे पहली बात तो। कोई काम है क्या आपको लेके करने का? हम्म, मेरे हिसाब से तो आप अगर इसी से पढ़ रहे हो तो फिर क्यों उधर टाइम वेस्ट करोगे? मत करो, अच्छे से इसी को पढ़ लो ना। एक बार और पढ़ लेना इसको, इसका क्या है। ठीक है, तो देखो इसमें मेरे साथियों एक तो है ट्रेजरी बिल। मैं लिखवा देता हूं, जो जो मैंने लिखवाया था मैं उनको पढ़ा देता हूं, समझा देता हूं, नहीं तो फिर आप उधर कमेंट बॉक्स करोगे, क्या बोलते हैं, टेलीग्राम पर, कि सर 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 सुनो ना, सर। अभी एक मेरे को बहुत ज्यादा कमेंट उसके अंदर देखने को मिला, और वो था कि सर आपने राजस्व व्यय नहीं पढ़ाया। ट्रेजरी बिल, बच्चे ना, मैंने एक चीज तो इससे वो देख ली कि बच्चा ना पीडीएफ पढ़ता है, क्लास नहीं करता है। कई सारे बच्चे हैं जो पीडीएफ पढ़ते हैं। मैं बोलना चाह रहा हूं पीडीएफ से कैसे होगा। बोले सर एक 17 मिनट की क्लास है। एक और महानुभाव है, जीएसटी थंबनेल पर लगा रखा है, मेरे चच्चा ये छोड़ दूं? ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल। आपके घर में खाना बनता है, जैसे मान लो सुबह खाना बना, मान लो सुबह खाना बना है दाल बाटी, और रात को भिंडी की सब्जी बनी हो और नॉर्मल रोटी बनी है। तो जब आप रात को खाना खाओगे तो आप सुबह की दाल बाटी छोड़ दोगे? ऐसे ही फेंक दोगे क्या, बहुत सारा बच गया तो? है ना, नहीं छोड़ पाओगे ना, उसको खाना पड़ेगा ना, बचा हुआ पार्ट खत्म कर दो अगर खराब नहीं हुआ है तो। वही हम भी करते हैं, है ना। चलो ट्रेजरी बिल, तो ट्रेजरी बिल के बारे में हम पढ़ते हैं। इसको टी बिल भी बोल देते हैं। ट्रेजरी बिल को किस नाम से जाना जाता है? टी बिल के नाम से जाना जाता है, टी बिल। तो ट्रेजरी बिल को हम टी बिल के नाम से जानते हैं। पूछा जा सकता है सवाल कि भैया ट्रेजरी बिल को किस नाम से जाना जाता है? टी बिल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और याद रखना ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। तो आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है, आरबीआई के द्वारा यह जारी किया जाता है। दूसरी बात मेरे साथियों, ट्रेजरी बिल जो है ये 25,000 के गुणज में होता है, 25,000 के गुणज में होता है। मतलब ऐसा मैं बोलना चाह रहा हूं कि जो ट्रेजरी बिल होगा ना वो या तो 25,000 का होगा, या 25,000 से 50,000 का होगा, या 75,000 का होगा, या फिर मेरे साथियों सर जी जो हेडिंग है उसको पढ़ाओ ना, कंफ्यूज कर दियो आप। अरे मेरे चच्चा, क्या हेडिंग है ये बताओ? बाजार, मुद्रा बाजार के उपकरण, ये हेडिंग है ना, उसको पढ़ाऊंगा ना मैं। तुम मतलब क्या ये हेडिंग तो डलवाया मैंने, मैं क्या बोलूं ये बताओ। और किस किस को दिक्कत है भाई? अगर 10 भी कमेंट ऐसे आ गए तो मैं मान लूंगा कि मैं गलत हूं। बता दो किस किस को दिक्कत है, ये बताओ। चलो पढ़ो इधर, लिखना ट्रेजरी बिल, इसको टी बिल बोल देते हैं। ये आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है, 25,000 के गुणज में जारी किया जाता है। मतलब ट्रेजरी बिल जो होता है ना वो 25,000 का होता है। वो 25,000 का हो सकता है, वो 50,000 का हो सकता है, वो 75,000 का हो सकता है, वो 1 लाख का हो सकता है, वो 1,25,000 का हो सकता है, वो 1,50,000 का हो सकता है। मतलब 25,000 के मल्टीपल में ये होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसकी इसकी जो परिपक्वता अवधि है, मैच्योरिटी पीरियड, मतलब हाँ मैच्योरिटी पीरियड लिखो इसका, परिपक्वता अवधि।
परिपक्वता अवधि, परिपक्वता अवधि, इसकी परिपक्वता अवधि 3 है। मैंने एसएससी जीडी में 4 लिखवाई है, मैं यहां पर 3 लिखवा रहा हूं, याद रखना। क्यों लिखवा रहा हूं उसका कारण भी दूंगा। ऑफिशियली आपको देखने को मिलेगा 91 डेज के लिए। फिर मेरे साथियों इसका डबल कर लो, 91 डेज का डबल होता है 128 डेज, यही होता है ना, 9 दूनी 18, 182 डेज होता है, 182 डेज होता है इसका डबल। और 182 का डबल होता है 364 डेज। देखो 364 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 365 दिन हो गया तो फिर वो शेयर मार्केट उसमें चला गया, कैपिटल मार्केट में। ओके, तो याद रखना है इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड है वो कितनी है, तो 3 अवधि है। कौन कौन सी 3 अवधि है, 91 डेज है, 182 डेज है, 364 डेज है। ये इसकी मैच्योरिटी पीरियड है। सवाल अगर आएगा तो ये आएगा कि ट्रेजरी बिल की मैच्योरिटी पीरियड क्या है, तो 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज, और एक और आ जाएगा, कुछ भी आ गया। मैंने एसएससी जीडी में 14 दिन भी लिखवाई है, पर 14 दिन कई बार कई जगह मान्य नहीं होती है, तो आप 14 दिन को मत लिखिएगा, आप यहां पर लिखिएगा केवल ये 3 अवधि, ठीक है। अब जैसे मान लो 25,000 रुपए का कोई ट्रेजरी बिल है। ट्रेजरी बिल कुछ नहीं, एक कागज है, एक कागज है, एक कागज है ट्रेजरी बिल। अच्छा मैं गुस्सा कर रहा हूं, ओके क्षमा चाहूंगा भैया, क्षमा चाहूंगा, मेरे से गलती हो गई। ट्रेजरी बिल कुछ नहीं है, एक कागज है। क्या है, एक कागज, दया कंट्रोल, कागज, कागज है, कागज है मेरे साथियों। वो कागज आरबीआई बेचता है और उसके ऊपर एक प्राइस लिखी होती है। कैसे लिखी होती है, क्या लिखी होती है, वो देखो। देखना, ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल मीनिंग, फीचर्स, टाइप्स, अरे टाइप एफ छोड़ो, तुम तो डायरेक्ट बताओ, है ना। इमेजेस बताता हूं कहीं मिल जाए। देखो ये कोई भी एक ट्रेजरी बिल उठा के देख लेते हैं हम लोग। ये ट्रेजरी बिल उठा के देख लेते हैं, है ना। ये हमारे यहां का तो नहीं है, दूसरी जगह का है। ये देखो, ये देखो ये ट्रेजरी बिल, ये कितना लिखा है, ये 100 रुपए लिखा है, 1,00,000 रुपए, है ना। मान लो एक 100,000 रुपीज डॉलर्स का है, ये डॉलर्स का है। तो यहां पर जितना लिखा हुआ रहेगा ना, उससे कम कीमत पर वो मिलेगा। तो ट्रेजरी बिल जो होता है ना मेरे साथियों, मान लो 1,00,000 रुपए का है, 1,00,000 रुपए का ट्रेजरी बिल है, हाँ ये बॉन्ड ही एक प्रकार का। 1,00,000 रुपए का अगर ट्रेजरी बिल है तो वो आपको कितने में मिलेगा, अगर आप उसको खरीदना चाहते हो तो वो आपको 85,000 में मिल जाएगा, लगभग जो भी वैल्यू होगी उसमें मिल जाएगा। तो बाकी पैसा कब मिलेगा, जैसे मान लो कोई ट्रेजरी बिल है, 1,00,000 रुपए की उसकी कीमत लिखी हुई है उसके ऊपर, कागज के ऊपर, तो मुझे अगर मैं उसको खरीदना चाहूंगा तो वो मुझे 85,000 का मिल जाएगा। मान लो मैंने 91 डेज की मैच्योरिटी पीरियड उसकी रखी है, मैंने कहा बैंक वालों को कि यार मुझे तो 91 डेज के लिए खरीदना है, तो वो बोलेंगे सर 91 डेज के लिए खरीदना, तो एक काम करिए आप, आपका जो ट्रेजरी बिल है 1,00,000 रुपए का, ये आपको 95,000 का पड़ेगा। आप अभी 95,000 हमें दे दीजिए, जब आप वापस हमें देने आओगे 91 डेज के अंदर, तो हम आपको 1,00,000 रुपए दे देंगे। आ गई बात समझ में। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, मैच्योरिटी पीरियड। तो लिखेंगे यह अंकित मूल्य से कम मूल्य पर जारी किया जाता है। अंकित मूल्य का मतलब होता है जो उसके ऊपर प्रिंटेड होता है, ठीक है, जो उसके ऊपर प्रिंटेड वैल्यूम बोल सकते हैं। यह अंकित मूल्य से कम पर जारी किया जाता है, से कम पर जारी किया जाता है, जारी किया जाता है, जारी किया जाता है। यह अंकित मूल्य से कम पर जारी किया जाता है, जारी किया जाता है ना। दूसरी बात मेरे दोस्त, इसको भुनाया, भुनाया मतलब जब मैच्योरिटी पीरियड हो जाएगा ना, उसको बोलते हैं भुनाना, भुनाना। तो इसको इसकी अंकित मूल्य पर भुनाया जाता है ना। लिखेंगे इसको इसके अंकित मूल्य पर, इसको इसके अंकित मूल्य पर भुनाया जाता है, इसको इसके अंकित मूल्य पर भुनाया जाता है। मतलब जितनी इसकी वैल्यू है उस उतनी वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। और भुनाया कब जाता है, जब इसकी परिपक्वता अवधि हो जाती है, तब इसको भुनाया जाता है। ठीक है, आ गई बात समझ में।
सर आज से ठीक 5 दिन बाद दे दे तो। आकाश भाई 5 दिन नहीं, 5 दिन बाद नहीं दे पाओगे। मैच्योरिटी पीरियड का मतलब है कि ये तिथि का जब कंप्लीट होगी तभी आप इसको भुना सकते हैं। भुनाने का मतलब है इसकी मैच्योरिटी पीरियड। इसका मैच्योरिटी पीरियड जिस दिन आ जाएगा उस दिन इसको बोलेंगे हम भुना सकते हैं। जैसे कोई भुट्टा है, हमारे यहाँ मक्का बोल देते हैं उसको, अगर वो पक जाता है ना, अगर वो तैयार हो जाता है फिर हम उसको सेक करके खा नहीं लेते हैं ऐसे, तो भुनाना बोलते हैं। वैसे ये मैच्योरिटी पीरियड है, याद रखना, ये बात आपको याद रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। चलो मेरे दोस्त अगली बात, अगला है एक जमा प्रमाण पत्र, इसको भी लिख लो। जमा प्रमाण पत्र, जमा प्रमाण पत्र, जमा प्रमाण पत्र, जमा प्रमाण पत्र, है ना। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है कि ये जो सीडी है, इसको सीडी भी बोल देते हैं। सीडी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के नाम से आप इसे जानते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आप इसे बोल देते हैं। इसको कौन कौन जारी कर सकता है? इसको सीडी बोल देते हैं, है ना, जमा प्रमाण पत्र। तो याद रखना है इसको कौन कौन जारी कर सकता है। जारी करना मतलब इशू कौन कौन कर सकता है, इसको जमा प्रमाण पत्र को इशू कौन कौन कर सकता है। तो याद रखना इसको जारी कौन कौन कर सकता है। तो इसको कमर्शियल पेपर जारी करते हैं, सॉरी कमर्शियल बैंक इसको जारी कर सकता है। इसके अलावा जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, रीजनल रूरल बैंक, वो भी जारी कर सकते हैं। और स्मॉल फाइनेंस बैंक भी इसको जारी कर सकते हैं, है ना। चलो भाई, तो इसमें लिखेंगे जारी में कौन कौन कर सकता है। तो सबसे पहला तो है व्यापारिक बैंक, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बैंक बोलते हैं इसको। तो जितने भी व्यापारिक बैंक है वो इसको जारी करते हैं, किसको? सीडी को, ठीक है। और दूसरी बात ये मेरे साथियों कि इसको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी जारी कर सकता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है, रीजनल रूरल बैंक बोलते हैं इसको, आरआर भी बोल देते हैं, ये भी जारी कर सकता है, ओके। इसके अलावा मैंने बताया स्मॉल फाइनेंस बैंक भी इसको जारी कर सकती है। लघु वित्त बैंक, लघु वित्त बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, लघु वित्त बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम से आप इसे जानते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी इसको जारी करती है ना। कल मैं आपकी क्लास नहीं लूंगा, ठीक है, कल मैं आपकी क्लास नहीं लूंगा। कल मुझे दिल्ली निकलना है तो कल मैं आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा, ओके। सैटरडे को भी नहीं ले पाऊंगा, कारण क्या है कि दिल्ली से हम लोग वापस से उज्जैन के लिए निकलेंगे, है ना। तो सैटरडे को भी मैं आपकी क्लास नहीं लूंगा। अब मैं आपकी क्लास लूंगा मंडे को। मंडे को मेरी मैराथन है ऐसे तो, पर मैं शाम तक खत्म कर दूंगा और आपकी क्लास जरूर लूंगा, है ना। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक और रीजनल रूरल बैंक और कमर्शियल बैंक जो है वो इसको क्या करती है? जारी करती है। ये बात आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है। चलिए, और ये जो जारी होती है ना सीडी, ये मेरे साथियों 1 लाख रुपए के मल्टीपल में जारी होती है। तो लिखेंगे यह 2021 से, यह 2021 से 1 लाख, 1 लाख रुपए के गुणज में जारी होती है, के गुणज में जारी होती है। 1 लाख रुपए के गुणज में जारी होती है, 1 लाख रुपए के गुणज में जारी होती है, ओके। तो इसको जैसे 1 लाख की है, फिर 2 लाख की, फिर 3 लाख की, फिर 4 लाख की, फिर 5 लाख की, ऐसे, ओके। बस ये इसमें याद रखना है, जारी कर सकते हैं 1 लाख रुपए के गुणज में, ठीक है। चल, तो ये कौन सा हो गया मेरे साथियों? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया। अब एक आपको पता है, मैंने आपको यहां पर बताया था मेरे साथियों, कुछ टूल्स और बताए थे। जैसे एक था कमर्शियल बिल, 1990 में शुरू किया गया था, है ना। कमर्शियल बिल लिखेंगे, वाणिज्यिक बिल, वाणिज्यिक बिल, कमर्शियल बिल, वाणिज्यिक बिल, वाणिज्यिक बिल, बिल बिल, वाणिज्यिक बिल, कमर्शियल बिल आप इसे बोलते हैं अंग्रेजी में। याद रखना है मेरे साथियों, जो कमर्शियल बिल है आपका, इसके बारे में क्या जानकारी है? तो इसके बारे में ये जानकारी कि इसको शुरू कब किया गया, तो 1990 में इसको शुरू किया गया था। और विशेष रूप से
इसका जो उपयोग है वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक करती है, एनबीएफसी भी करती है, मतलब ये इसको जारी कर सकती है पैसा इकट्ठा करने के लिए। तो इसको जारी कौन कौन कर सकती है? तो लिखेंगे अनुसूचित बैंक। अनुसूचित का मतलब होता है शेड्यूल्ड बैंक, अनुसूचित बैंक। इसके अलावा एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जैसे बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, ये सब, है ना, ये इसको जारी कर सकती है। और कोई अनुसूचित का मतलब होता है व्यापारिक बैंक भी अनुसूचित बैंक में आती है, ठीक है, तो वो भी इसको जारी कर सकती है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसकी परिपक्वता अवधि कब की होती है, मैच्योरिटी पीरियड, परिपक्वता अवधि, तो याद रखना इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 3 समय की होती है। एक तो 30, भाई आपको यहां पर ध्यान रखना है, मैं महीनों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दिनों की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड होती है वो 30 दिन होती है। 30 दिन से बढ़ा करके हम बात करें तो 30 का डबल कितना होता है, 60 होता है। और 60, 60 से 30 और जोड़ लो 90, तो याद रखना है 30 दिन, 60 दिन और 90 दिन, 90 डेज, ये इसकी मैच्योरिटी पीरियड होती है ना। तो वाणिज्यिक बिल की मैच्योरिटी पीरियड कितनी होती है, 30 दिन होती है, 90, 60 दिन होती है और 90 दिन होती है। ओके, 30, 60, 90। ओके, चलिए आगे बढ़े, अगली बात करते हैं। ये तो वाणिज्यिक बिल के बारे में। अब देखो एक होता है वाणिज्यिक बिल से ही संबंधित है मेरे साथियों, उसका नाम है आपका कमर्शियल पेपर, या इसी को मेरे साथियों वाणिज्यिक प्रपत्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो लिखेंगे वाणिज्यिक पेपर, कमर्शियल बिल, कमर्शियल बिल और ये दोनों में अंतर है। वाणिज्यिक प्रपत्र, है ना, इसको बोलते हैं कमर्शियल पेपर। क्या बोलते हैं इसे, कमर्शियल पेपर के नाम से आप इसे जानते हैं, कमर्शियल पेपर के नाम से आप इसे जानते हैं। कमर्शियल पेपर, और इसमें लिखेंगे, कमर्शियल पेपर में सबसे बड़ी बात तो ये लिखेंगे मेरे साथियों कि जो कमर्शियल पेपर होता है ना, ये एक प्रकार का वचन पत्र भी है। तो एक वचन पत्र है, एक वचन पत्र है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे साथियों कि ये जो आपका पेपर है ना, इसकी मैच्योरिटी पीरियड होती है 7 दिन से लगा करके 1 साल तक की, मतलब 7 दिन बाद भी आप जा करके इसको पका सकते हो, उसका मैच्योरिटी हो जाता है, या फिर 1 साल तक कभी भी चले जाओ। तो इसकी जो परिपक्वता अवधि है वो कितनी है, परिपक्वता, परिपक्वता अवधि, परिपक्वता अवधि 7 दिन से 1 साल तक। तो याद ये रखना है कि 7 दिन से लगा करके 1 वर्ष तक इसकी क्या है, मैच्योरिटी पीरियड है। ओके, ओके। अब अगली बात मैं आपको ये बताता हूं कि ये भी ना 5 लाख रुपए के गुणज में होती है। कितने के गुणज में, 5 लाख रुपए के गुणज में। तो अगला बिंदु आप ये लिख सकते हैं मेरे साथियों कि ये 5 लाख रुपए के गुणज में होती है, 5 लाख के गुणज में जारी की जाती है, 5 लाख के गुणज में, 5 लाख के गुणज में जारी की जाती है। ओके, ये बात भी आपको याद रखना है। तो ये कमर्शियल पेपर है, और ये सब मैंने ऐसे करवा दिया है आप लोगों को, है ना। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो एक शब्द था म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है ना, एक शब्द था ना म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है कि सामूहिक साझेदारी, साझेदारी वित्त आप इसे बोल देते हैं। जैसे क्या होता है ना कि जैसे शिक्षा कर्मी लोग हैं, जैसे आप लोग, जैसे आपकी नौकरी लग गई, सबकी नौकरी लगेगी ही सही। आपकी नौकरी जिस दिन लग गई ना, तो सरकार आपकी सैलरी में से कुछ पैसा काटेगी, कुछ पैसा डिडक्ट करेगी, और वो पैसा सरकार
आपकी ओर से म्यूचुअल फंड में निवेश करेगी। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? सात दिन से 1 वर्ष तक। ओके, तो 7 दिन से 1 वर्ष तक। तो म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है? साझेदारी वित्त, मतलब सरकार या कोई भी अलग अलग कंपनी होती है, उसके अंदर आप पैसा डालोगे तो भविष्य में आपको रिटर्न मिलेगा, ये म्यूचुअल फंड है। ठीक है, तो ये आपको यहां पर याद रखना है। मैं लिख देता हूं, चिंता मत करो। लिखेंगे म्यूचुअल फंड, नोट करके लिख लो। लिखेंगे म्यूचुअल फंड। इसको बोलते हैं साझेदारी वित्त। साझेदारी वित्त लिखेंगे कि जब लोगों द्वारा किसी विशेष फंड में निवेश किया जाता है, जब लोगों द्वारा किसी विशेष फंड में निवेश किया जाता है ताकि बेहतर रिटर्न प्राप्त हो सके, तो उसी को म्यूचुअल फंड बोलते हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड है ना? देखो कौन कौन से म्यूचुअल फंड है। देखना, ये बहुत सारे आपके म्यूचुअल फंड है, लिखा हुआ है सब परिभाषा है। Why do we people buy mutual fund? Mutual funds are the popular choice among investors because they generally offer the following features: प्रोफेशनल मैनेजमेंट है उनका, डाइवर्सिफिकेशन है, लो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, लिक्विडिटी उनकी ज़्यादा है ना? हाउ डू आई अर्न मनी फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, चाहे तो पढ़ सकते हैं, आपको तो खाली बेसिक नॉलेज होना चाहिए मेरे दोस्त, इतना सब डिटेल में नहीं जाना है ना? तो हम तो यहाँ पर लिखते हैं भाई, एग्जाम्पल लिखते हैं इसके कौन कौन से हैं, है ना? एसबीआई म्यूचुअल फंड देख लो आप, एसबीआई का अपना एक म्यूचुअल फंड है मेरे दोस्त। ठीक है, एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, बजाज का म्यूचुअल फंड है। ऐसे अलग अलग म्यूचुअल फंड है जिसमें लोग क्या करते हैं, तो याद रखना है कि उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये म्यूचुअल फंड है। ठीक है, चलो कोई बात। तो ये म्यूचुअल फंड भी आपको समझ में आ गया है, कुछ नहीं है, बस शेयर मार्केट में इतना ही। आपकी एग्जाम में यहां से सवाल न के बराबर आए हैं, पर फिर भी हमने कोशिश की है कि इसको हम पढ़ें। अब हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं मेरे साथियों, जीएसटी, जहां से आपके एग्जाम में कई बार सवाल आए हैं। ठीक है, ओके। तो लिखेंगे जीएसटी, हेडिंग डालेंगे जीएसटी। देखो भाई, ये वही जीएसटी है जिसके बारे में आज का टॉपिक है ना? तो आज का जो टॉपिक है ना, वो नहीं पढ़ा रहे हो तो ये पढ़ा रहे हो अब, जीएसटी। ओके, जीएसटी पढ़ेंगे। हताश कर देते हो आप, निराश कर देते हो आप, सच में निराश कर देते हो, ऐसे नहीं करना चाहिए, मैं अकेला नहीं हूं। जीएसटी, या तो मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं आपके कमेंट ही ना लूं, वही ज्यादा अच्छा भी है ना? वही ज्यादा अच्छा लगता है। हम सोचते हैं कि नहीं यार, बिल्कुल बातचीत मस्ती करते करते पढ़ाएंगे, पर शायद आपको पसंद नहीं है तो छोड़िए, जीएसटी पढ़ो, लिखो डायरेक्ट, है ना? जीएसटी, सबसे पहले तो जीएसटी का फुल फॉर्म लिखो। तो जीएसटी का पूर्ण रूप लिखो, पूर्ण रूप, फुल फॉर्म, पूर्ण रूप इसको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी केवल और केवल वस्तु और सेवा पर लगाया जाता है, इसीलिए इसका नाम ही है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब होता है वस्तु, और सर्विसेज का मतलब क्या होता है? सेवा। ठीक है,
तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, ये जीएसटी का फुल फॉर्म है, वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, अब आपसे अगला सवाल यह पूछा जा सकता है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। क्या है ये, अप्रत्यक्ष कर। तो मेरे दोस्त ये इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी एक प्रकार का कैसा कर है, अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स है। हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स आपको लिखना है। क्या लिखेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स आपको लिखना है कि इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर अप्रत्यक्ष कर का मतलब क्या है? तो देखो, अप्रत्यक्ष कर और एक प्रत्यक्ष कर, दो तरीके के कर होते हैं। अगर जैसे मेरी इनकम पर जो टैक्स लगता है वो टैक्स कौन सा है, डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि मुझसे लिया जा रहा है डायरेक्टली वो, कि विनय सर आपकी इनकम इतने रुपए है, आपको इतना टैक्स देना है। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उनको टैक्स दे दिया। तो जो कर जिस पर लगाया जाता है उसी से अगर वसूला जाता है तो हम बोलेंगे वो डायरेक्ट टैक्स है। और एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे टाटा नमक पर लगाया गया कर। नमक एक वस्तु है, उस वस्तु का उत्पादन हुआ है तो उस वस्तु को जो उपयोग करेगा उससे वो टैक्स लिया जाएगा। तो सरकार ने क्या किया, तो सरकार ने ये कहा मेरे साथियों कि सरकार ने ये कहा कि एक काम करो, टाटा कंपनी से कहा कि भाई तुमने वस्तु का उत्पादन किया है तो तुम टैक्स दो। तो कंपनी बोलती है, टाटा बोले मैं क्यों टैक्स दूंगा, मैंने तो वस्तु का उत्पादन किया है, मैं वस्तु के उत्पादन पर जो टैक्स लगता है प्रोडक्शन पर वो दे दूंगा आपको। तो बोले जो इसको उपयोग करेगा उस पर भी टैक्स दो। तो बोले इसको उपयोग तो कोई जनता करेगी, तो बोले वो देगी जनता टैक्स। इसीलिए ये जीएसटी जो है वो एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर, क्योंकि लगाया किसी पर गया है और वसूला किसी और से गया है। लगाया ये उस कंपनी पर गया है जिसने वस्तु का उत्पादन किया है, लगाया है उस वस्तु पर, सेवा पर गया है जिसने किसी सेवा का उत्पादन किया। जैसे आपको हम पढ़ा रहे हैं आरडब्ल्यूए से, तो आरडब्ल्यूए पर जीएसटी लगाया गया कि आप जीएसटी दो, आप जीएसटी दो। तो बोले हम क्यों देंगे जीएसटी, जो बच्चा सेवा का लाभ ले रहा है वो जीएसटी देगा। बोले हाँ, किसी से वो देगा जीएसटी। तो जीएसटी मेरे साथियों क्या है, एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, लगाया किसी और पर जाता है, वसूला किसी और से जाता है, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स है। इसके अलावा मैंने क्या बताया कि ये उसी व्यक्ति से वसूला जाएगा जो किसी वस्तु का या सेवा का क्या कर रहा है, उपयोग कर रहा है। जैसे टाटा नमक अगर मैं खरीदूंगा तो मैं टैक्स दूंगा, अगर टाटा नमक मेरा पड़ोसी खरीदेगा तो वो टैक्स देगा। ओके, आ गई बात समझ में? इसके अलावा अगर टाटा नमक जो है मेरे साथियों, वो अगर मेरे गांव का कोई व्यक्ति खरीदेगा तो वो टैक्स देगा उसके ऊपर। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जीएसटी एक प्रकार का गंतव्य आधारित कर है। गंतव्य का मतलब है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोलते हैं इसको। तो लिखेंगे यह गंतव्य आधारित कर है। जीएसटी एक प्रकार का गंतव्य आधारित कर है, गंतव्य आधारित कर। क्या बोलते हैं इसे, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स के नाम से आप इसे जानते हैं। ये गंतव्य आधारित कर है। अच्छा, अगर सवाल यह पूछा जाए कि जीएसटी जो है वो किस देश में सबसे पहले लागू किया गया, है ना, तो याद रखना है जीएसटी मेरे साथियों ये फ्रांस के द्वारा सबसे पहले लागू किया गया। किसके द्वारा लागू किया गया, फ्रांस के द्वारा सबसे पहले इसको लागू किया गया है। तो इसमें लिखेंगे फ्रांस। तो लिखेंगे फ्रांस द्वारा मेरे साथियों ये सबसे पहले लागू किया गया। ओके, तो फ्रांस द्वारा लागू किया गया। सर्वप्रथम लागू कहां पर किया गया है, फ्रांस में। सर्वप्रथम लागू ये फ्रांस में लागू किया गया, फ्रांस। और फ्रांस में कब, 1954 से 1954 में ये फ्रांस में लागू किया गया। ओके, तो भैया भारत में इसको कब लागू किया गया जीएसटी को,
तो भारत में इसको लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को भारत में इसको लागू किया गया। ठीक है, फिर सवाल यह पूछा जा सकता है कि भारत में लागू करने वाला इसका पहला राज्य कौन सा था जिसने जीएसटी को लागू किया। तो याद ये रखना है मेरे साथियों कि भारत में जीएसटी को लागू करने वाला जो पहला राज्य है, फर्स्ट स्टेट है, पहला राज्य, वो है आपका असम। असम पहला स्टेट है ना जीएसटी को लागू करने वाला, है ना। बहुत बढ़िया। और दूसरा कौन सा स्टेट है, तो याद रखना दूसरा स्टेट है आपका, दूसरा स्टेट आपका कौन सा है, बिहार है, बिहार, बिहार राज्य। और बोले अंतिम राज्य कौन सा है, अंतिम, तो अंतिम राज्य है मेरे साथियों जम्मू और कश्मीर। क्योंकि अब जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गए, लेकिन उस समय तो राज्य ही थे ना। तो याद रखना जम्मू एंड कश्मीर, J&K मैंने लिखा, ये अंतिम राज्य थे, उस समय थे ये अंतिम राज्य मेरे साथियों। क्या लिखेंगे, अंतिम राज्य। तो जीएसटी लागू करने वाले अंतिम राज्य कौन से हैं, तो जम्मू कश्मीर है। कौन है मेरे दोस्त, जम्मू कश्मीर। ये आपको याद रखना है, ये जम्मू कश्मीर। ओके, तो जम्मू कश्मीर अंतिम राज्य है, ये मैंने आपको बताया। चलो भाई, जीएसटी जो है, जीएसटी की सिफारिश किसने करी थी हमारे देश के अंदर की जीएसटी होना चाहिए, तो इसकी सिफारिश करी थी विजय केलकर समिति ने, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं विजय केलकर टास्क फोर्स के द्वारा जीएसटी की सिफारिश की गई थी। ओके ओके, तो याद रखना है विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति या विजय केलकर टास्क फोर्स भी बोल देते हैं। विजय केलकर समिति लिख सकते हो आप, या अगर मान लो विजय केलकर समिति ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप ये भी लिख सकते हो विजय केलकर टास्क फोर्स, विजय केलकर टास्क फोर्स। विजय केलकर टास्क फोर्स। ओके, फिर दूसरी बात मेरे साथियों की भारत में जीएसटी के जनक कौन है, जीएसटी के जनक कौन है, जनक का मतलब होता है फादर। हु इज द फादर ऑफ जीएसटी इन इंडिया, तो भारत में जीएसटी के जनक कौन है, तो याद रखना भारत में जीएसटी के जनक है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो लिखेंगे अटल जी, अटल बिहारी वाजपेयी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल को लिखता मिटाता हूं, गीत नए गाता हूं, गीत नए गाता हूं। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। ओके, पंकज भाई आपका ले लूंगा मैं, चिंता मत करो, है ना, आपका डाउट ले लूंगा। क्या डाउट है, रुक जाओ थोड़ी देर। अटल बिहारी वाजपेयी। दूसरी बात मेरे साथियों, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर, तो याद रखना उनका नाम है कौन बनेगा करोड़पति से, है ना, समझ गए आप कौन है, अमिताभ बच्चन जी, अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन जी, ये जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर है। अच्छा, भारत में जीएसटी को जब लागू किया गया तब एक नारा दिया गया था, तो जीएसटी को लागू करते समय इसका क्या नारा था, तो इसका नारा था वन टैक्स वन मार्केट वन नेशन, एक राज्य एक कर एक बाजार। तो क्या लिखेंगे, तो इसमें आप ये लिखेंगे मेरे साथियों, इसका स्लोगन क्या है, इसका नारा क्या है, तो इसका नारा आप लिखेंगे एक राज्य एक कर, नहीं यार, एक कर एक बाजार एक राष्ट्र, एक राष्ट्र। इसको हम बोलते हैं वन टैक्स वन मार्केट वन नेशन। ओके, ये इसका स्लोगन है, इसका नारा है।
ये नारे के साथ में, स्लोगन के साथ में जीएसटी को, है ना, शुरू किया गया था। अगली बात मेरे साथियों, जीएसटी संग्रहालय कहां पर है भारत के अंदर? जीएसटी संग्रहालय, संग्रहालय तो जीएसटी संग्रहालय कहां पर है? तो भारत के अंदर जीएसटी संग्रहालय गोवा में। जीएसटी म्यूजियम कहां पर है? गोवा में, गोवा में। ठीक है, क्या बोलते हैं? गोवा, गोवा। अच्छा, जीएसटी का ड्राफ्टिंग किसने तैयार की थी? ड्राफ्टिंग मतलब इसका प्रारूप किसने बनाया था जीएसटी का? तो जीएसटी की ड्राफ्टिंग की थी, किसके द्वारा तैयार की गई थी इसकी ड्राफ्टिंग? तो याद रखना, एक कमिटी बनाई गई थी जिसका नाम था असीम दास गुप्ता समिति, है ना, असीम दास गुप्ता समिति। तो लिखेंगे असीम दास गुप्ता समिति, असीम दास गुप्ता समिति। असीम दास गुप्ता समिति के द्वारा इसकी ड्राफ्टिंग की गई थी। ओके, आगे बात समझ में। अगली बात, अगली बात आपको यह याद रखना है मेरे साथियों कि जीएसटी जो है, जीएसटी जो है इसकी दरें कौन कौन सी है? जीएसटी रेट कौन कौन सी है? जीएसटी स्लैब रेट भी आप इसे कह सकते हैं। पिछली बार यूपी पुलिस में बहुत सारे सवाल आए थे यहां से, है ना, जीएसटी, विमुद्रीकरण, ऐसे सवाल यहां से बहुत बने थे, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से इसको पढ़ लेना। तो इसकी जो दरें हैं, मुख्य रूप से मानक जो दरें हैं, अभी इसमें संशोधन भी चल रहा है, जब तक आपकी एग्जाम होगी तब तक संशोधन हो जाएगा और नया आंकड़ा आपको पढ़ना है, पर फिलहाल अभी याद रखें 5% है, एक 12% है, एक 18% है और एक 28% है। सवाल आता है कि सबसे उच्चतम दर कौन सी है? तो 28% सबसे हाईएस्ट रेट है। भाई सबसे उच्चतम दर कौन सी है? 28% है। आ गई बात समझ में? अभी इनके बारे में मैं बताऊंगा, चिंता मत करो कि कौन सी जो नया आंकड़ा आ जाए उसी के अनुसार आपको बताऊंगा कि कौन सी वस्तु पर कितना जीएसटी लगता है। तो आप वो चिंता मत करना, आपकी सवाल वहां से भी आए हैं कि दूध पर कितना लगता है ना, उसके अलावा सब्जियों पर कितना लगता है, तो वो सब कराऊंगा मैं, है ना। जीएसटी दर आ गया। अभी फिलहाल ये समझो कि जीएसटी दर 5, 12, 18, 28 है। फिर मेरे साथियों जीएसटी के घटक भी आते हैं। जीएसटी के घटक, घटक को हम बोलते हैं कंपोनेंट। क्या बोलते हैं इसे? कंपोनेंट्स के नाम से आप इसे जानते हैं। मेरे दोस्त, अब आपकी क्लास कल नहीं होगी, कल शुक्रवार है, कल नहीं होगी, परसों भी नहीं होगी, शनिवार के दिन आपकी क्लास अब होगी मंडे को, है ना, मंडे को लूंगा, क्योंकि कल मुझे दिल्ली निकलना है और इसलिए। ठीक है, तो याद ये रखना है मेरे दोस्त कि जीएसटी के घटक कितने हैं। तो ऐसे तो इसके 3 घटक है, यूपी पुलिस में ही इसके 3 घटक सही माने गए हैं, याद रखना है। कौन कौन से घटक है? तो एक को बोलते हैं सीजीएसटी, सीजीएसटी, और इसको हम बोलते हैं सेंट्रल जीएसटी, केंद्रीय जीएसटी। क्या बोलते हैं इसे? सेंट्रल जीएसटी के नाम से आप इसे जानते हैं। केंद्रीय जीएसटी आप इसे बोल सकते हैं, सेंट्रल जीएसटी मेरे साथियों। एक होता है एसजीएसटी, सैलरी पर जीएसटी नहीं लगता मेरे दोस्त, सैलरी पर इनकम टैक्स लगता है, जीएसटी नहीं लगता। ओके, एक होता है एसजीएसटी, और एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट जीएसटी, राज्य जीएसटी, स्टेट जीएसटी। और एक होता है मेरे दोस्त आपका आईजीएसटी, और आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, एकीकृत जीएसटी। ठीक है, एकीकृत जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड। चलो इसके आगे अब बात करेंगे मंडे को, और ये क्या होता है, कौन कौन सी कहानी, वो सब बातें अब बाकी कल। कल से मेरा मतलब है मंडे। आपकी कल क्लास नहीं होगी, प्लीज आपको याद रखना है। चलो भाई, अब किस किस के कौन कौन से डाउट है वो डाउट ले आओ। चलो भाई, सब लोग डाउट लेके आ जाओ, जिसके जो डाउट है। ये मत बोलना सर अच्छा पढ़ाते हो, बेकार पढ़ाते हो, ये सब डाउट नहीं होते। डाउट का मतलब डाउट होता है। तो पंकज भाई बताओ भाई, आपके क्या डाउट है, बताओ। है ना, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी। प्रगति जी ने जवाब दिया सर क्लास का टाइम 5 बजे कर दीजिए। अभी नहीं हो सकता, आपका सिलेबस बुधवार तक हो जाएगा कंप्लीट, है ना। हालांकि मेरी सोमवार को मैराथन है, पर फिर भी मैं आपकी क्लास ले लूंगा। ओके, ले लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर मेरी बुधवार को फिर मैराथन है, तो क्या इसका मतलब क्लास नहीं लूंगा? यार बुधवार को कितनी बजे मैराथन है मेरी? बुधवार को मुझे लगता है, नहीं गुरुवार को, देखेंगे, एक दिन पहले बता देंगे जो भी होगा। सर हेडक्वार्टर, किसके हेडक्वार्टर की बात कर रहे हो सर आप? मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो।
सर बायो कैसे पढ़ाया जाता है? ये इकोनॉमिक्स वाला मास्टर पढ़ाएगा तुमको बायो कैसे पढ़ाया जाता है? तुम खुद सोचो यार, तुम पुलिस की तैयारी कर रहे हो, एक बात बताओ। हैं? शेयर होल्ड रखे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं नहीं बताता शेयर मार्केट आपको क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे बेसिक नॉलेज देना है, वो मैं देके चला गया। ठीक है? शेयर खरीदना नहीं खरीदना ये आपकी इच्छा है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। सर यूटी जीएसटी भी होता है, हाँ प्रद्युम भाई यूटी जीएसटी भी होता है, लेकिन यूपी पुलिस का जो एग्जाम था उसमें 3 घटक बताए गए थे। हालांकि मैं कल बताऊंगा, मतलब अगली क्लास में आपको बताऊंगा, है ना। अंग्रेजी मत लिखा करो, हिंदी में लिखा करो, दिक्कत होती है। नहीं भाई, अंग्रेजी लिखनी पड़ती है। अंग्रेजी इसलिए लिखनी पड़ती है क्योंकि हमारे साथ में कुछ ऐसे साथी हैं जो अंग्रेजी के भी हैं, है ना। सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। मेरी सिस्टर यूपी ग्रामीण बैंक में है, पीओ है, उसी बैंक में भी ट्रेजरी बिल बाय कर सकते? हाँ कर सकते हैं निकेत भाई, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। मैच्योरेशन एक बार समझा दो। मैच्योरेशन का मतलब होता है अब्दुल, परिपक्वता। मैच्योरिटी कब होगी उसको बोलते हैं मैच्योरेशन। ठीक है, जैसे ट्रेजरी बिल के बारे में मैंने बताया तो कि वो कब तैयार होगा, तो वो तैयार होगा 91 डेज में, वो तैयार होगा 182 डेज में, वो तैयार होगा 364 डेज में। ठीक है। सूर्यादेव कुमार सर, जीएफ से मिलने जा रहे हो, है ना। सार्वजनिक व्यय भी करा दो। सार्वजनिक व्यय में इतना ही है कि सार्वजनिक व्यय का मतलब ये होता है कि एक साल में सरकार कितना पैसा कहां कहां खर्च करेगी, उसको बोलते हैं सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक व्यय दो प्रकार का होता है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, जो मैं दोनों पढ़ा चुका हूं। ठीक है, बस वही है, इसलिए शायद मैंने नहीं लिखवाया होगा सार्वजनिक व्यय की परिभाषा। ठीक है। सर बिजनेसमैन के लिए कौन सा अकाउंट सही है? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट ही खोल पाता है वो। सर जी यूजीएसटी, यूटीजीएसटी आप बोल रहे हैं अंकुर? ठीक है, इंग्लिश में मत लिखो। अरे भाई मैं बोल चुका हूँ इंग्लिश में क्यों लिख रहा हूँ, है ना। राम राम। इसलिए मैं इंद्रेश। चलो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया धन्यवाद, जय महाकाल।